हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान के सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और पिछली क्लास में हम लोग अनुच्छेद 40 तक इसमें पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अनुच्छेद 41 से शुरू करेंगे। तो जो विद्यार्थी पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लें। आज हम लोग अनुच्छेद 41 से शुरू करते हैं। चलिए, अनुच्छेद 41। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात है, ज़्यादा से ज़्यादा सभी चीज़ों को हम लिखेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लिखेंगे नहीं, बस आप समझने का प्रयास कीजिएगा। बाकी आपको PDF डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अनुच्छेद 41 में कहा क्या गया। अनुच्छेद 41 में कहा गया है, राज्य अपने आर्थिक क्षमता के भीतर लोगों को रोजगार, बुढ़ापा, पेंशन एवं अन्य सामाजिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए ये राज्य है, तो सीधी सी बात है, इस राज्य की अपनी एक क्षमता होगी कि हाँ कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं है। तो अनुच्छेद 41 में यही कहा गया है कि राज्य अपने क्षमता के भीतर क्या करेगी, राज्य अपने क्षमता के भीतर लोगों को रोजगार, क्या करेगी, लोगों को रोजगार, जितना हो सकेगा रोजगार देगी। और ऐसे व्यक्ति जो काम करने के योग्य नहीं हैं, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करेगी। जो वृद्ध हैं उनके लिए भी वृद्धा पेंशन की व्यवस्था करेगी। और मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की परिस्थिति में फंसा हुआ है या किसी भी प्रकार की समस्या में फंसा हुआ है, तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 41 ये कहता है कि उसके लिए भी अन्य सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। कहने का मतलब, राज्य अपने क्षमता के भीतर लोगों को रोजगार, पेंशन, बुढ़ापा पेंशन एवं अन्य सामाजिक सहायता प्रदान करेगी। ठीक है दोस्तों, आप बताइए, क्या यह राज्य के ऊपर बाध्यकारी है? राज्य के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। अगर राज्य के पास क्षमता है तो उसके अनुसार ये करेगी, अगर राज्य के पास ये क्षमता नहीं है तब ये चीज़ें नहीं करेगी। लेकिन हाँ, जितना क्षमता है उसके अनुसार लोगों को रोजगार भी देगी, पेंशन भी देगी, बुढ़ापा पेंशन भी देगी, एवं अन्य सामाजिक सहायता जो भी हो सकता है वह अन्य सामाजिक सहायता भी देने का प्रयास करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था अनुच्छेद 41। अब देखते हैं अनुच्छेद 42 को। अनुच्छेद 42 में है काम की न्याय संगत एवं महिलाओं को प्रसूति अवकाश। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझिएगा। अवकाश एवं अन्य सहायता। काम की न्याय संगत एवं महिलाओं को प्रसूति अवकाश एवं अन्य सहायता, कहने का मतलब काम में बिल्कुल न्याय संगत दिया जाएगा। और ऐसी महिलाएं जो गर्भावस्था में हैं, ऐसी महिलाएं जो गर्भावस्था में है या कह सकते हो प्रसूत में है, उनके लिए अवकाश का भी प्रावधान किया जाएगा।
एवं उस समय महिलाओं को जो भी ज़रूरत होगी वह भी राज्य के द्वारा प्रावधान किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, ऐसी महिलाएं जो गर्भावस्था में हैं उनके लिए राज्य अवकाश का भी प्रावधान करेगी अगर वह किसी विभाग में काम कर रही है तो, और साथ ही साथ जो अन्य सहायता हो सकते हैं उसके लिए भी प्रावधान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है अनुच्छेद 42। अगर आप देखोगे तो इन सब के उदाहरण आपके दैनिक जीवन में देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, इन सब के उदाहरण आपको दैनिक जीवन में मिलेंगी। अब चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि अनुच्छेद 43 का जो संबंध है वह उद्योगों से है, उद्योगों से। अब इसमें क्या है थोड़ा समझिएगा। अनुच्छेद 43 में यह कहता है राज्य उद्योगों में कार्य करने वाले लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, न्यूनतम मजदूरी, वेतन भत्ते से संबंधित प्रावधान करेगी। कहने का मतलब ये है, अनुच्छेद 43 ये कहता है कि उस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी उद्योग धंधे हैं, राज्य यह प्रावधान करेगी कि उस उद्योग में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाए, एक वेतन कह सकते हैं वो निर्धारित किया जाए, या जो भी भत्ते हैं वो निर्धारित किया जाए, ताकि उन लोगों की भी सामाजिक आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो सकें। भाई हर व्यक्ति की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति जो उद्योगों में कार्य कर रहे हैं उनकी भी अपनी आवश्यकताएं हैं। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 43 कहता है राज्य उद्योगों में काम करने वाले लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी, वेतन, भत्ते निर्धारित करने का प्रयास करेगी, ताकि इन लोगों की सामाजिक सहायता या सामाजिक आर्थिक जो भी ज़रूरतें हैं वह पूरी हो सके। ठीक है दोस्तों, तो ये था अनुच्छेद 43। अब इसी में थोड़ा समझिएगा दोस्तों, एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 43 का ए, यह हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से शामिल किया गया। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से शामिल किया गया। कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया। अब बात आती है कि इसमें प्रावधान क्या किया गया है। इसमें प्रावधान क्या किया गया है तो समझिएगा। इसमें भी वही चीज़ें हैं, उद्योगों से संबंधित प्रावधान, लेकिन इसमें वेतन और भत्ते के बारे में नहीं कहा गया। इसमें यह कहा गया है उद्योगों में जो भी व्यक्ति कार्य करेंगे उन्हें प्रबंधन में भी अधिकार दिया जाएगा। प्रबंधन में भूमिका, कहने का मतलब ये है ऐसे व्यक्ति जो उद्योगों में कार्य कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो उद्योगों में कार्य कर रहे हैं उन्हें प्रबंधन करने में भी भूमिका अदा कराई जाएगी। कहने का मतलब ये है उन्हें भी कैसे नियम बनाया जाए, कैसे क्या किया जाए, क्या कैसे ना किया जाए, उद्योगों में कार्य करने वाले लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। थोड़ा समझिएगा कहने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए ये कोई उद्योग है और इसमें मान लीजिए 500 लोग कार्य कर रहे हैं और इन 500 लोगों को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर कोई मान लीजिए एक ठेकेदार है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठेकेदार जो कहते हैं वो ये करते हैं, जो नहीं कहते हैं तो नहीं करते हैं। अब यहाँ पर इन लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, इसके अनुकूल क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर ये लोग कार्य कर रहे हैं तो इन ठेकेदार से ज़्यादा तो इन्हें भी जानकारी होगी। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 43 ए यही कहता है कि ठेकेदार तो काम करेंगे ठीक है,
लेकिन साथ ही साथ ये प्रयास किया जाए कि इन लोगों को भी राय लिया जाए कि वास्तव में यहाँ का प्रबंधन कैसे किया जाए, यहाँ का प्रबंधन कैसे किया जाए, इन लोगों की भी राय लिया जाए। इसीलिए दोस्तों जानते हो कि वर्तमान समय में जो भी उद्योग होते हैं, वर्तमान समय में जो भी उद्योग होते हैं, अगर उसमें काम करने वाले लोग 500 हैं तो उसमें जो है इसका एक लीडर भी होता है, इसका एक लीडर होता है। और लीडर जो है ठेकेदार को बताता है कि वास्तव में यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर जो मजदूर कार्य कर रहे हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या ज़रूरतें नहीं हैं, वेतन बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, जो भी समस्याएं इनकी होती हैं लीडर को बताते हैं। लीडर जो है ठेकेदार को बताते हैं। कहने का मतलब ये है प्रबंधन में इनकी भी भूमिका ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 43B। इसे जो है 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से शामिल किया गया। अब देखते हैं कि वास्तव में इसमें है क्या। इसमें यह है सहकारी समितियों के संबंध में प्रावधान है। इसमें यह कहा गया है राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह सहकारी समितियों के संबंध में विशेष प्रकार के प्रावधान करें और इन्हें निजी तौर पर स्थापित करने का लोगों को अधिकार दिया जाए और उन्हें विभिन्न प्रकार के इस प्रकार से शक्ति दिया जाए ताकि लोग जो है विभिन्न प्रकार की समिति बनाएं, विभिन्न प्रकार के उद्योग बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये था अनुच्छेद 43B। अब सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद देखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह अनुच्छेद जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें है क्या थोड़ा समझिएगा। इसमें है समान नागरिकता संहिता, समान नागरिकता संहिता। इसका मतलब क्या है? सिविल यूनिफॉर्म कोड्स। हिंदी में चाहे इसको याद कर लीजिएगा चाहे इंग्लिश में। कहने का मतलब ये तो याद ही रहना चाहिए, साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, चाहे इसको सिविल यूनिफॉर्म कोड से इस तरह याद रखिएगा, चाहे इस तरह याद रखिएगा, सिविल यूनिफॉर्म कोड्स। ठीक है, वास्तव में अनुच्छेद 44 कहता क्या है ये समझिएगा। अनुच्छेद 44 ये कहता है राज्य के सभी व्यक्ति, और यहाँ पर जो राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है वह देश स्तर पर किया गया है। अनुच्छेद 36 में हम लोगों ने राज्य की परिभाषा देखा था कि इस राज्य के अंतर्गत देश की सभी संस्थाएं लगभग शामिल हो जाती हैं। तो अनुच्छेद 44 कहता है राज्य के समक्ष सभी लोग बिल्कुल समान होंगे। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल 14 की तरह है। 14 में यह कहा गया है विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे, वहाँ पर कानून के समक्ष कहा गया है। यहाँ कहा गया है राज्य के सभी नागरिक एक दूसरे के समान होंगे और जो भी नियम और कानून होगा वह सभी लोगों के लिए बराबर होगा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो। अगर राज्य के दायरे में है तो सभी के लिए जो नियम कानून होंगे वह बिल्कुल बराबर होंगे, या कह सकते हो सभी लोग एक दूसरे के समान होंगे। इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा। अनुच्छेद 44 ये कहता है कि जो विवाह का माध्यम होगा वह सभी लोगों के लिए बराबर होगा। यह जो उत्तराधिकार का मामला होगा यह भी सभी लोगों के लिए बराबर होगा, एवं अन्य जो भी नियम कानून होंगे वह सभी लोगों के लिए बराबर ही होंगे। और अगर किसी भी धर्म का नियम और कानून इस पर प्रतिबंध लगाते हैं और कुछ और बताते हैं, इसका मतलब ये है कि उस धर्म में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। कहने के मतलब ये है सभी धर्म के लोग राज्य के समक्ष बिल्कुल समान होंगे और किसी भी धर्म का
कोई ग्रंथ या कोई पुस्तक ये कहता है कि हमारा नियम कानून इससे अलग है, तब उस धर्म में संशोधन करने की ज़रूरत है, ना कि संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो पुस्तक लिखी गई है वह लोगों के द्वारा लिखी गई है, ना जो लोग हैं वह पुस्तक के द्वारा आए हैं। ठीक है, यानी कि मतलब जो भी पुस्तक लिखी गई है वह किसी न किसी के द्वारा ही लिखी गई है, और उस समय जो परिस्थितियाँ थी उसके अनुसार लिखी गई है। और आज जो परिस्थितियां हैं उसमें यह कहा गया है राज्य के समक्ष सभी व्यक्ति बिल्कुल एक समान हैं। और इसी के संबंध में अभी तक ट्रिपल तलाक का कानून, ट्रिपल तलाक चल रहा था, इस पर काफ़ी विवाद चल रहा था। इसी अनुच्छेद के आलोक में इस ट्रिपल तलाक को अब गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 44 जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 45 पर। अब बात करते हैं अनुच्छेद 45 पर, ध्यान से समझिएगा थोड़ा। वास्तव में यह जो अनुच्छेद 45 था, जो अनुच्छेद वर्तमान समय में 21A है, वह पहले अनुच्छेद 45 ही हुआ करता था। वर्तमान समय में जो अनुच्छेद 21A है वह 45 ही हुआ करता था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें परिवर्तन कर दिया गया। जो अनुच्छेद 21A है, जो अनुच्छेद 21 में हुआ करता था उसको यहाँ ला दिया गया और यहाँ का वहाँ कर दिया गया। ध्यान से समझिएगा। तब क्या देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 45 इसमें है 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, वर्ष के आयु के बच्चों के लिए प्रावधान किया गया है। ये समझिएगा, किया क्या गया है। राज्य ये कहता है, या हमारा संविधान ये कहता है, राज्य अनुच्छेद 45 के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य देखभाल केंद्र स्थापित करने का प्रयास करेगी। देखभाल जैसे वर्तमान समय में आंगनबाड़ी है, बालबाड़ी है, ये सब इसी के उदाहरण है। लेकिन समझिएगा थोड़ा, इसे जोड़ा कब गया तो हम लोग कहेंगे 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। थोड़ा फिर से समझिए, यह जो 45 है इसे रख दिया गया 21 के ए में। कहाँ रखा गया? 21 के ए में। ठीक है, अब कब रखा गया तो ये है 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है पहले यहाँ पर हुआ करता था कि राज्य जो 21 में क्या है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो ये पहले 45 में हुआ करता था, अब 21A में है। और जो यहाँ पर हुआ करता था इसे यहाँ ला दिया गया और यहाँ पर अब कर दिया गया है कि राज्य जो है 6 वर्ष से कम, 6 से कम वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य देखभाल केंद्र स्थापित करने का प्रयास करेगा। अब ये जो हो गया है वह 45A में हो गया है। फिर से समझिएगा एक बार, जो पहले 45 में था अब 21A में हो गया है, जो 21A में था वह अब 45A में हो गया है। अब किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से ही किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सही से लिख देते हैं। ये इम्पोर्टेंट का हो गया प्रतीक अनुच्छेद 45A कब किया गया तो हम लोग कहेंगे 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए क्या किया गया है, 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 46 में है क्या, थोड़ा समझिएगा। अनुच्छेद 46 में है राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा किसी भी प्रकार के दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा और अर्थ से संबंधित स्थिति को निरंतर उन्नति करने का प्रयास करेगी। ध्यान से समझिएगा,
46 में प्रावधान किया गया है अनुसूचित जाति, इतना भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शिक्षा और अर्थ मतलब धन। अनुच्छेद 46 कहता है राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा किसी भी प्रकार के दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा और अर्थ से संबंधित जो भी स्थिति है निरंतर उसके उन्नति करने का प्रयास करेगा, उसके विकास करने का प्रयास करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अनुच्छेद 46। अब बात करते हैं अनुच्छेद 47 पर। अनुच्छेद 47 में है राज्य, 47 में है राज्य पोषाहार, स्वास्थ्य और जीवन की दशाओं को। अनुच्छेद 47 कहता है राज्य पोषाहार, स्वास्थ्य और जीवन की दशाओं को निरंतर उन्नति करने का प्रयास करेगा। कहने का मतलब यह है लोगों को पोषाहार की उपयुक्त मात्रा मिले, हमेशा स्वस्थ रहें, जीवन बिल्कुल स्वस्थ रहे, इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है और राज्य द्वारा हमेशा चलाया जाएगा। साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट और समझिएगा, अगर सीधी सी बात है पोषाहार सही रहे, स्वस्थ सही रहे, जीवन की दशा बिल्कुल उन्नति रहे, इसके लिए यह जरूरी है कि मद्यपान का प्रतिषेध किया जाए। मद्यपान या कह सकते हो शराब का प्रतिषेध। तो इस अनुच्छेद में दो चीज़ें कहा गया है। राज्य लिखे नहीं है, समझ लीजिएगा। राज्य पोषाहार, स्वास्थ्य और जीवन की दशाओं को निरंतर उन्नति करने का प्रयास करेगी, साथ ही साथ मद्यपान व शराब का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था अनुच्छेद 48। तो मद्यपान को प्रतिषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, हम लोग कहेंगे 47 के अंतर्गत। अब बात करते हैं अनुच्छेद 48। 48 में है राज्य कृषि और पशुपालन। ध्यान से समझिएगा, अनुच्छेद 48 कहता है राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से सुसंगठित एवं विकसित करने का प्रयास करेगी। कहने का मतलब यह है राज्य के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिसके कारण कृषि का विकास हो और ये जो पशुपालन है उनका भी साथ ही साथ विकास हो। तो क्या कहा गया है 48 में, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक, ध्यान से समझिएगा, आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से सुसंगठित एवं विकसित करने का प्रयास करेगी। या कह सकते हो राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह हमेशा कृषि और पशुपालन के विकास करने का प्रयास करे। साथ ही साथ बछड़ा, गाय तथा किसी भी प्रकार के दुधारू पशु के पशु के वध का क्या प्रतिषेध करेगी। ध्यान से समझिएगा फिर से एक बार, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से हमेशा विकास करने का प्रयास करेगी। साथ ही साथ बछड़ा, गाय तथा किसी भी प्रकार के जो दुधारू पशु हैं उनके वध का प्रतिषेध करेगी। राज्य द्वारा किसी भी दुधारू पशु के वध का प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता। और इसका वर्तमान समय में साक्ष्य मिल जाएगा। अगर कोई यूपी का होगा तो यूपी में हम लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में जहाँ भी देखोगे बैल और गाय आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों,
वर्तमान समय हर जगह ये देखने को मिलेंगी, क्योंकि इनके वध का प्रतिषेध कर दिया गया है। हो वो दूसरी बात है, गैर कानूनी तरीके से प्रतिषेध कर दिया गया है, परिणामतः ये इन्हें जब छोड़ दिया जाता है तो घूमते रहते हैं। ठीक है, अब समझिएगा एक और अनुच्छेद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 48 का ए। यह भी हमारे मूल संविधान में नहीं था, लेकिन इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से शामिल किया गया। इसमें कहा क्या गया, थोड़ा समझिएगा। इसमें है पर्यावरण संरक्षण। क्या है? पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 48 ए राज्य को यह जिम्मेदारी देता है कि वह पर्यावरण को संरक्षित रखने का प्रयास करेगी। अब पर्यावरण में कौन कौन आएंगे? जैसे वन, झील, वन्य जीव तथा विभिन्न प्रकार के प्राणी। कहने का मतलब ये है, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य को यह जिम्मेदारी दिया गया है कि वह, अब पर्यावरण शब्द नहीं पढ़ेंगे, वन, झील, वन्य जितने भी प्राणी हैं उन्हें संरक्षित रखने का प्रयास किया जाएगा या उनके विकसित होने का प्रयास किया जाएगा, या ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिससे वन का विकास हो, वन्य जीव का विकास हो, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विकास हो। ये राज्य द्वारा कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अब राज्य शब्द का समझिएगा मतलब क्या है, जो अनुच्छेद 36 में प्रयोग किया गया। कहने का मतलब भारत की सभी संस्थाओं के द्वारा ये प्रयास किया जाएगा। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 ये कहता है, राज्य किसी भी प्रकार के स्मारक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को संरक्षित रखने का प्रयास करेगी। ध्यान से समझिएगा, क्या है? ऐतिहासिक महत्व के, ऐतिहासिक महत्व के स्मारक एवं राज्य किसी भी प्रकार के ऐतिहासिक महत्व के स्मारक एवं स्थलों को संरक्षित रखने का प्रयास करेगी। अनुच्छेद 49 के तहत राज्य किसी भी प्रकार के ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों एवं स्थलों को संरक्षित रखने का प्रयास करेगी। कहने का मतलब ये है, ऐसे स्थल या ऐसी कोई भी भवन या कोई भी सामग्री जो ऐतिहासिक महत्व की है, राज्य द्वारा उसे समाप्त नहीं किया जाएगा बल्कि संरक्षित किया जाएगा कि वह लंबे समय तक बने रहे, वह हमेशा भारत की धरोहर के रूप में बनी रहे। जैसे वर्तमान समय की बात किया जाए, ताजमहल है, तो राज्य की यह जिम्मेदारी है कि ये जो ताजमहल है यह बना रहे। क्या हो? यह ताजमहल जो है हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, और इसके लिए जो भी कार्यक्रम चलाए जाएं राज्य के द्वारा जो चलाया जाएगा वह बिल्कुल संवैधानिक है। कहने का मतलब ये है कि ये ताजमहल बिल्कुल बना रहे ऐसे, इसके लिए राज्य के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए ताकि ये बिल्कुल वैसे का वैसे बना रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये था अनुच्छेद 49। अब देखिएगा अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 50 में कहा गया है, राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगी। क्या कहा गया है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक। अनुच्छेद 50 ये कहता है, राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगी। थोड़ा समझिएगा दोस्तों, हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ सरकार के 3 अंग पाए जाते हैं। एक कार्यपालिका, दूसरे नंबर पे बात किया जाए तो एक हो गया न्यायपालिका, एक बात किया जाए तो एक हो गया विधायिका। तो ध्यान दीजिएगा, कार्यपालिका का मतलब ये होता है विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों एवं कानूनों को लागू करना, ये हम पहले देख चुके हैं।
और न्यायपालिका का काम होता है कि वह इसकी समीक्षा करे कि कार्यपालिका सही तरीके से लागू कर रही है कि नहीं कर रही है। साथ ही साथ ये भी समीक्षा करे कि विधायिका द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है वह सही तरीके से बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है। अगर ये दोनों बिल्कुल एक हो जाएंगे तो ये नियम और कानून को चाहे जैसे लागू करें, और न्यायपालिका द्वारा इसकी समीक्षा नहीं की जाएगी, इसका मतलब ये है यहाँ के नागरिकों का शोषण होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें ये कहा गया है 50 में, ये कार्यपालिका अपना अलग काम करेगी और ये अपना एक अलग काम करेगी, और ये जो हैं बिल्कुल एक दूसरे से अलग रहेंगे। और कार्यपालिका जो भी काम करेगी न्यायपालिका समीक्षा करेगी कि सही कर रही है कि नहीं कर रही है। ना तो कार्यपालिका न्यायपालिका के मामले में जा सकती है, ना तो न्यायपालिका कार्यपालिका के मामले में जा सकती है। कहने का मतलब ये है कार्यपालिका निर्णय का काम नहीं कर सकती है और न्यायपालिका इस कार्यपालिका का काम नहीं कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था अनुच्छेद 50। अब देखिएगा अनुच्छेद 51 में क्या है। अनुच्छेद 51 में है विदेश नीति। अब नीचे लिखेंगे नहीं, थोड़ा समझिएगा वैसे। अनुच्छेद 51 में है विदेश नीति। ये बताया गया अनुच्छेद 21 में कि इस राज्य की विदेश नीति कैसी होगी। इस राज्य की विदेश नीति कैसी होगी, तो अब और क्या क्या प्रावधान किया गया है कि हाँ कैसी होगी। तो ये कहा गया है राज्य के द्वारा वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। कहने का मतलब मान लीजिए ये देश है, ये एक आप कह सकते हो राज्य है। राज्य द्वारा इस प्रकार से कार्यक्रम चलाए जाएंगे या इस प्रकार से व्यवहार किया जाएगा ताकि सिर्फ राज्य में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित किया जाए। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरे नंबर पे राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को बातचीत के माध्यम से समाधान करने का प्रयास करेगी। कहने का मतलब ये मान लीजिए राज्य है, हमारा देश है, और दूसरे देश से अगर कोई विवाद होता है तो ये प्रयास किया जाएगा कि ये इस पर आक्रमण नहीं करेगा, हम लोग बातचीत के माध्यम से ही समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसी का तो परिणाम है कि पाकिस्तान हमें कुछ भी कहता रहता है लेकिन हम जल्दी कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी विदेश नीति ही ऐसी है कि हम शांतिपूर्वक कार्य करना चाहते हैं। ये हमारा संविधान भी कहता है। ठीक है दोस्तों, ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को बातचीत के माध्यम से समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। ये हो गया दूसरा। अब तीसरे नंबर पे कहा जाए तो ये कहा गया है मान लीजिए दो राज्य हैं, ये मान लीजिए दो राज्य हैं, ये मान लीजिए भारत है। इन दो राज्यों के बीच मान लीजिए किसी भी प्रकार का विवाद होता है और भारत को बुलाया जाता है मध्यस्थता के लिए, आइए और बताइए कि वास्तव में क्या सही है। कहने का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों में अगर कभी भी भारत को मध्यस्थता करना पड़े तो यह जो है एक ईमानदार की भांति मध्यस्थता करेगा और किसी भी प्रकार का इन राज्यों के साथ या इन देशों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हम लोगों का राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कल हम लोग शुरू करेंगे मूल कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।